हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री एंड आज हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। तो सबसे पहला चीज कि एक्चुअली में सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? A solution is a homogeneous mixture of two or more components whose properties varies up to a certain limit। मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन जो है ना वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, चाहे दो कंपोनेंट का हो, तीन कंपोनेंट का हो, चार कंपोनेंट का हो, दो तीन या चार जन मिला के जो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं उस मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। दैट इज a homogeneous mixture of two or more components is called a solution। डेफिनेशन लिखते हैं इसका, the homogeneous mixture of two or more components whose properties varies up to a certain limit। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज देखना है। सबसे पहले चीज होता है कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ये बात समझ में आ गया कि होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरी बात क्या है कि ये दो या नहीं दो से तो ज्यादा, मतलब एक मिलकर सॉल्यूशन नहीं बना सकते, या तो दो चाहिए या तो तीन चाहिए कंपोनेंट। ये दूसरी बात क्या है। तीसरी बात क्या है कि अप टू सर्टेन लिमिट। सर्टेन लिमिट मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप शुगर ऐड करते हैं वाटर में तो एक ग्लास वाटर लेंगे, उसमें दो तीन चम्मच आप डाल करेंगे शुगर, तो वो मिल जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा अगर स्पून हमको ऐड करना है शुगर ज्यादा, तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो आसानी से मिल जाएगा। तो टेम्परेचर वाला फैक्टर हो गया लिमिट वाला, मतलब कि अप टू ए सर्टेन लिमिट अगर 50 डिग्री सेल्सियस ही है तो 4 स्पून ही मिलेगा, मतलब एक ग्लास वाटर में ओनली 4 स्पून। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे अप टू 90 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो ये 4 स्पून मतलब 7 स्पून हो जाएगा, तब तक मिल जाएगा। हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस करें तो पूरा वाटर ही चला जाएगा। अगर 90 डिग्री कर लेंगे तो इंक्रीज कर लेंगे टेम्परेचर, तो यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। इसीलिए लिखा ये वाला पॉइंट, दैट इज अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो वो फैक्टर पे चला जाता है कि कौन सा फैक्टर एक्चुअली डिपेंड करता है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वो दोनों पॉइंट्स क्या है, वो दोनों कंपोनेंट्स क्या है और सॉल्यूशन कितने तरह की है। तो सॉल्यूशन एक्चुअली होता है बाइनरी सॉल्यूशन, और आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है तो बाइनरी सॉल्यूशन ही डिस्कस करते हैं। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या कहता है? बाइनरी सॉल्यूशन कहता है द सॉल्यूशन और द होमोजेनियस मिक्सचर having two components only। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि 2 कंपोनेंट होगा, एक 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन, उसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो वो 2 कंपोनेंट क्या क्या होगा? 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट। एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट, एक कंपोनेंट होगा सॉल्यूट। ये दोनों मिलके बनाएंगे जो सॉल्यूशन, उसे हम बोलेंगे दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। तो एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कि सबसे कम रहता है, जिसका क्वांटिटी सबसे कम है सॉल्वेंट पे नहीं, सॉल्यूशन पे। और सॉल्वेंट क्या है? जिसका ज्यादा है क्वांटिटी। डेफिनेशन भी तो देंगे ना, ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे कि ये ज्यादा है ये कम है। डेफिनेशन लिखेंगे, मिटा देते हैं इसको सबसे पहले। तो सॉल्यूट ए सब्सटेंस इन लेस अमाउंट, लिख दो ब्रैकेट पे, a substance in less amount that is dissolved
in large amount of solvent to form a solution. तो सल्यूट एक्चुअली क्या होता है, जो सब्सटेंस बहुत कम यूनिट पे रहता है, जिसका अमाउंट सबसे कम है और वो डिजॉल्व होता है किसके साथ, सल्फेट के साथ, मतलब कि जो बहुत कम अमाउंट पे रहता है सल्फेट के साथ डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाता है, उससे हम बोलते हैं सल्यूट। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ए सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे नहीं तो कम से कम ऐसा सुनियो, ए सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूट। और वैसे ही सेम चीज होता है सल्फेट के लिए। सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे, इन ए सॉल्यूशन हुज अमाउंट इज लार्ज, जो ज्यादा रहता है सबसे, उससे हम बोलते हैं सल्फेट। सल्फेट का भी लिख लेते हैं। solvent during a solution formation the quantity और लिख दो the substance लिख दो, अच्छा रहेगा। The substance which is present in large amount, large लिखो नहीं तो excess भी लिखो, in excess amount is called solvent। तो सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा रहता है उससे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसका क्वांटिटी सबसे कम रहता है उससे हम बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं। नॉर्मली सॉल्यूशन में 2 3 4 5 ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं, तो उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट रहता है, सॉल्वेंट रहता है, बस और कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, ये हो गया हमारा सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके हमको क्या बना के दिए, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। तो अभी देखते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन एक्चुअली कितने तरह के हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन एक्चुअली 3 तरह के हैं। एक होता है गैस सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैस सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो गैस सॉल्यूशन अगर हम डिस्कस करेंगे, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। तो बाइनरी सॉल्यूशन अगर हम लेंगे गैस सॉल्यूशन, अगर बाइनरी सॉल्यूशन को हम लेंगे गैस सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूट क्या रहेगा, गैस रहेगा, और इसका सॉल्वेंट क्या रहेगा, वो भी गैस ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब आप गैस के साथ एक लिक्विड मिलाते हैं ना, तो वो हो जाता है लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम गैस के साथ सॉलिड मिलाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। इसीलिए सिर्फ गैस के साथ गैस मिलके हमको बना के देगा गैस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एक होता है नाइट्रोजन इन एयर, और नाइट्रोजन जो एयर में है ना, उसमें नाइट्रोजन ही सॉल्वेंट होता है, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन का क्वांटिटी सबसे ज्यादा है एयर में, जिसका क्वांटिटी ज्यादा है वो हो गया सॉल्वेंट। और बाकी जो गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि CO2, ये सब हो गए क्या, सॉल्यूट पार्टिकल्स। जिसका क्वांटिटी ज्यादा है वो हो गया सॉल्वेंट, और जिसका क्वांटिटी सबसे कम है वो हो गया सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये था हमारा एग्जांपल गैस सॉल्यूशन के लिए। अभी चलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन लेकिन 3 तरह के होंगे। लिक्विड सॉल्यूशन 3 तरह के होंगे। सबसे पहले चीज लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन जो है ना वो लिक्विड का है, तो सॉल्वेंट आपको लिखना है
ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1 वाला इसको मिटा देते हैं लिक्विड पे। ये रहेगा हमारा लिक्विड, ये रहेगा लिक्विड और ये भी रहेगा लिक्विड। ये क्यों रहेगा लिक्विड? क्योंकि हमको चाहिए लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए मतलब कि सॉल्वेंट होगा लिक्विड, और सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, सॉल्यूट अगर गैस है, सॉल्यूट अगर गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो वो हमको बना के देगा लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? जो गैस है लिक्विड में डिप्ड है, मतलब कि समंदर में ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलके रहता है, और वो लिक्विड सॉल्यूशन ही है। ऑक्सीजन हो गया गैस, दैट इज सॉल्यूट, एंड वाटर तो वैसे ही सॉल्वेंट ही है, तो ये हमको बना के दिया लिक्विड सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे लिखेंगे हम लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब एक लिक्विड था, उसमें से आप कुछ और लिक्विड ऐड किए और वो जो सॉल्यूशन बना है उसे हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। एक और चीज है दैट इज सॉलिड। अगर आपके पास कुछ सॉलिड है और उस सॉलिड को आप मिलाएंगे लिक्विड में, तो सॉलिड को मिलाएंगे मतलब सॉलिड हो गया हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स, एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ, दैट इज लिक्विड के साथ। जैसे कि सॉल्ट, सॉल्ट को आप ऐड करेंगे वाटर पे, जैसे कि शुगर, शुगर को आप ऐड करेंगे वाटर पे, तो वो हमको क्या बना के देगा? वो हमको बना के देगा लिक्विड सॉल्यूशन। अभी हम चलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन की तरह सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 तरह की होता है। और जैसे कि लिक्विड सॉल्यूशन पे लिक्विड रहता है सॉल्वेंट, वैसे ही सॉलिड सॉल्यूशन पे सॉलिड रहेगा सॉल्वेंट। तो अगर गैस है, एक और है दैट इज अगर लिक्विड है, ये तो हो गया सॉलिड वाला। एक और अगर आएगा क्या? गैस लिक्विड सॉलिड, और ये अगर है सॉलिड, तो क्या बना के देगा? सबसे पहली बात है कि गैस अगर है सॉल्यूट एंड सॉलिड अगर है सॉल्वेंट, तो क्या बना के देगा? गैस एंड सॉलिड की बात हम कर रहे हैं, तो वो हमको बना के देगा सॉलिड सॉल्यूशन। जिसका क्वांटिटी ज्यादा है उसका ही सॉल्यूशन होगा। ये बात आपको याद रखना है कि सॉल्वेंट जो है, मतलब सॉल्वेंट में जिसको हमने रखा है उसका ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्वेंट पे सॉलिड रखा है, ये लिक्विड है, तो ये दोनों मिलके हमको सॉलिड सॉल्यूशन मिला के देंगे, क्योंकि इसका क्वांटिटी सबसे कम है। अगर लिक्विड का क्वांटिटी ज्यादा रहता, सॉलिड का क्वांटिटी सबसे कम रहता, तो ये दोनों आपस में मिल जाते। जैसे कि कहां पे हुआ है? यहां पे हुआ है, सॉलिड लिक्विड पे, और ये हमको बना के देते लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे कुछ और हुआ है, यहाँ पे लिक्विड है सॉल्यूट और यहाँ पे सॉलिड है सॉल्वेंट, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पे किसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन? सॉलिड एंड लिक्विड है, मतलब कि लिक्विड है सॉल्यूट एंड सॉलिड है सॉल्वेंट, तो वो बना के देगा हमको सॉलिड सॉल्यूशन। एक और चीज सॉलिड सॉलिड है, अरे भाई जब दोनों ही सॉलिड है तो वो हमको लिक्विड सॉल्यूशन थोड़ी ना देंगे, तो वो हमको क्या देंगे? सॉलिड सॉल्यूशन ही देंगे। सॉलिड सॉलिड मिला के गैस थोड़ी ना हो जाएगा। सॉलिड सॉलिड अगर मिलेगा तो, जैसे कि कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, ये सब जो एलॉयज होता है वो सब एग्जांपल है सॉलिड सॉलिड का। जिनसे भी एलॉय होता है, कॉपर, ब्रास वगैरह होता है, एल्युमिनियम का होता है, वो हमको बना के देते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, दैट इज ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। दो सॉलिड आपस में मिलके सॉलिड सॉल्यूशन बना के देते हैं। तो अभी शुरू करते हैं जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे कि नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शंस, ऐसे ही कितने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स है, उन सबको डिस्कस करते हैं। हेडिंग दे दो कंसंट्रेशन टर्म्स, और सबसे पहले लिखो स्ट्रेंथ।
सबसे पहले क्या आता है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास 1 लीटर का एक सॉल्यूशन है और आपको पता है कि उसमें 2 ग्राम का सॉल्यूट है। 1 लीटर का सॉल्यूशन में 2 ग्राम का सॉल्यूट है। तो आपको पता है ये दोनों की वैल्यू पता है, इसका मतलब आपको स्ट्रेंथ पता है। तो एक्चुअली में क्या है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज इट इज द अमाउंट ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना ग्राम का सॉल्यूट प्रेजेंट है, उससे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। फिर से लिख लेते हैं, 1 लीटर की सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है कि कितना ग्राम का, इतना ग्राम का क्या होता है? सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम का सॉल्यूट प्रेजेंट है। और स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं एस से। अच्छा से लिखो एस। हाँ, तो एस का फॉर्मूला क्या रहेगा? एस इज इक्वल्स टू, एस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और साइड पे आपको लिखना जरूरी है, दैट इज इन ग्राम्स, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी लिखना भी आपको जरूरी है, यूनिट्स लिखना जरूरी है। S is equals to, that is strength is equals to amount of solute present in grams divided by volume of the solution in liter। तो इसका यूनिट क्या रहेगा? जबकि ऊपर ग्राम है नीचे लीटर है, तो स्ट्रेंथ का यूनिट रहेगा that is ग्राम लीटर इनवर्स। ये वाला पॉइंट को भी नोट कर लो, इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। ऐसा नहीं लिखना, कम से कम ऐसा लिखो। ओके, तो एक प्रॉब्लम करते हैं स्ट्रेंथ निकालने के लिए। क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर 4 ग्राम का, 4 ग्राम का NaCl अगर एक 1 लीटर वाला सॉल्यूशन में 500 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। 4 ग्राम का NaCl 500 ml का सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, तो इसका स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ क्या है इसका, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन दिया गया है 4 ग्राम का NaCl इतना ml का सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों में से ज्यादा क्या है? ये डीप है, मतलब कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, मतलब ये ऊपर रहेगा। कहां रहेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के जगह पे रहेगा NaCl, दैट इज S is equals to 4 ग्राम divided by 500 ml of the solution। मतलब नीचे हम रखेंगे कि क्या रखेंगे? 500 ml। तो स्ट्रेंथ क्या रहेगा? स्ट्रेंथ S is equals to 4 divided by 500 ग्राम स्लस ml, ग्राम पर ml। तो इसको हमको क्या करना है? लीटर करना है। तो अगर लीटर करेंगे तो 500 को क्या लिखेंगे? 500 को 1/2 लिखेंगे और इसको हम कर देंगे लीटर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बना के देगा? 8 बना के देगा, दैट इज 8 ग्राम पर लीटर। द आंसर इज 8 ग्राम पर लीटर। ऐसे ही 2-3 प्रॉब्लम और आप खुद कर लीजिए। हम चलते हैं आगे। ये चल गया एक नंबर, दैट इज नंबर 2, परसेंटेज। नंबर 2 पे आता है परसेंटेज। वो बहुत सिंपल है परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। हेडिंग आपको क्या देना है? परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअली में परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन 4 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है मास टू मास परसेंटेज, और एक होता है मास टू वॉल्यूम परसेंटेज,
और एक होता है मास टू मास, मास टू वॉल्यूम। अब आता है वॉल्यूम की बारी, तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। और एक होता है डी, दैट इज वॉल्यूम टू मास परसेंटेज। तो ये क्या है, क्या लिख रहे हैं आप सर? हमको पता है, समझ नहीं आ रहा है हमको। तो मास टू मास परसेंटेज मतलब क्या? मतलब कि ऊपर रहेगा मास और नीचे भी रहेगा मास। मास टू मास, ऊपर क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। तो ऊपर जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो कैसे रहेगा? इन ग्राम्स में। और नीचे जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसे रहेगा? वो भी ग्राम्स में ही रहेगा। मास तो लीटर में नहीं होगा ना, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, मास का ग्राम। मास टू वॉल्यूम तो कैसे लिखेंगे? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऊपर क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा दैट इज इन ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा दैट इज इन वॉल्यूम। मास टू वॉल्यूम दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट इसका यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर वॉल्यूम, दैट इज ग्राम पर लीटर। साइड में लिख लेता हूं, ग्राम लीटर इनवर्स। इसका क्या आएगा? इसका यूनिट ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर ग्राम है नीचे ग्राम है, तो यूनिट हट जाएगा। इसका वॉल्यूम टू वॉल्यूम दैट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ऊपर का वॉल्यूम का लीटर होता है और नीचे का भी लीटर होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। वॉल्यूम टू मास, वॉल्यूम टू मास मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, और इसका यूनिट रहेगा लीटर ग्राम इनवर्स, क्योंकि नीचे ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूशन तो ग्राम में निकलेगा, दैट इज लीटर ग्राम इनवर्स। तो ये था परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अभी चलते हैं थर्ड, दैट इज नॉर्मलिटी। हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन नंबर पे लिखते हैं नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी एक्चुअली क्या होता है? नॉर्मलिटी होता है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट का सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मलिटी। सो नॉर्मलिटी क्या कहता है कि नॉर्मल सॉल्यूशन, जिस नॉर्मल सॉल्यूशन में 1 लीटर का वो सॉल्यूशन है, उसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट का सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो नॉर्मलिटी इट इज डिनोटेड बाय n। Normality n is equals to number of gram equivalent, number of gram equivalents present in 1 liter of the solution or volume of solution। जबकि यहाँ पे ऊपर मैंने ग्राम इक्विवेलेंट को यूज किया, तो इसीलिए नीचे में यूज कर रहा हूँ ml को, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 1000 को। ये तो बात सेम हो गया ना, कि मेरे को नीचे वॉल्यूम लिखना था लीटर में, लेकिन मैंने ml में लिखा, तो इसीलिए 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ml लिखा, आपकी सॉल्व करने की मतलब कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, क्योंकि ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट है। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। अगर आपको दिया गया है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, तो इसका नॉर्मलिटी क्या रहेगा? 0.5 रहेगा। इतने ग्राम का NaOH है इतने लीटर में,
नॉर्मली कैलकुलेट करो n इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी को नॉर्मलिटी में कैलकुलेट करो, मतलब कि नॉर्मल में कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने एमएल लिखा है, आप वॉल्यूम भी लिख सकते हैं लीटर में इनटू 1000। तो ये था हमारा वीडियो नॉर्मलिटी। अभी चलते हैं आगे मोलारिटी। तो मोलारिटी ये भी सेम है, मतलब नॉर्मलिटी जैसे n था, मोलारिटी वैसे ही m इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of the solute present in 1 liter of a solution. What is the same here? That is m is equals to number of moles of solute divided by volume of the solution. इसको अगर ml में लिखेंगे, in लिखो, in ml, इन ml अगर लिखेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 पे। ये था मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। आपको याद रखने में कैसे आसानी होगा, मोलारिटी दिया गया है मतलब कि मोल होगा, यहाँ पे मोल वर्ड आ गया है तो नंबर ऑफ मोल्स होगा। नॉर्मलिटी दिया गया है तो ग्राम इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही एक एक टर्म को आप अगर याद रख लेंगे तो आसानी हो जाएगा। जैसे कि स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ था मतलब इतना सॉल्यूट था डिवाइडेड बाय इतना सॉल्यूशन था। परसेंटेज था तो परसेंटेज तो चार तरह के होते हैं, मास टू मास, मास टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू मास। तो ये था परसेंटेज। अभी नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट, कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अभी आगे चलते हैं 5 नंबर मोलालिटी। मोलारिटी एंड मोलालिटी में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले डिफरेंस की मोलालिटी को कैपिटल M में लिखते हैं और मोलालिटी को स्मॉल m में लिखते हैं। दूसरी डिफरेंस है कि ये होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज ग्राम में आएगा। इसका वॉल्यूम नहीं होगा, इसका मास ऑफ द सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by mass of the solution. ये है that is molarity। तो मोलारिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है? ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का और ये है मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस क्या है कि ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। ना ये एक्चुअली में सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट। ये मास ऑफ द सॉल्वेंट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक और है, दैट इज सॉल्यूशन है ये और ये सॉल्वेंट है। मतलब कि सॉल्वेंट ज्यादा रहता है, सॉल्यूट कम रहता है। तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में वो बताता है हमको मोलालिटी, दैट इज स्मॉल m। वो हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे, इसको अगर ग्राम में लिखेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि इसको ml में लिखे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता था, इसको भी ml में लिखे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता था। इसको भी ग्राम में लिख रहे हैं, नीचे वाला पोर्शन, सॉल्यूट वाला पोर्शन, सॉरी सॉल्वेंट वाला पोर्शन, सॉरी सॉल्वेंट वाला पोर्शन को ग्राम में लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमको 1000। ये था मोलालिटी। ऊपर को हटाना पड़ेगा, नहीं साइड में लिखने थे। पांच नंबर गया, नंबर 6 पे आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है
सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, कितने मोल का प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन में कितना, आइदर सॉल्यूट अगर बात करेंगे तो सॉल्यूट, या नहीं तो सॉल्वेंट बात करेंगे तो सॉल्वेंट। तो इतना सॉल्यूशन में कितना एक्चुअली प्रेजेंट होता है सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट को आप लिख लेते हैं N1, और लिखो सॉल्वेंट दैट इज N2 प्रेजेंट इन टोटल सॉल्यूशन। मतलब कि पूरा सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है या नहीं तो कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। अगर A मान लेते हैं x A मोल फ्रैक्शन है और B का मान लेते हैं तो x B मोल फ्रैक्शन है, तो दोनों को मिला के रिजल्ट निकलेगा दैट इज 1। मोल फ्रैक्शन दोनों का 1 आएगा। कैसे आएगा? तो N1 number of moles of solute, N2 number of moles of solvent। हम डिराइव कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये ट्रू है या नहीं, मतलब एक्चुअली में 1 होता है या नहीं होता है, डिराइव कर लेते हैं। तो N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो x से क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन ऑफ A दैट इज फर्स्ट क्या कर लेंगे तो N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। नीचे का N1 प्लस N2 क्यों लिखा है? क्योंकि नीचे होता है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में रहता है सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों। XB की अगर हम बात करेंगे तो XB पे रहेगा क्या? N2 रहेगा, तो N2 डिवाइडेड बाय रहेगा सॉल्यूशन दैट इज N1 प्लस N2। अब एक चीज आता है दैट इज अगर हम इन दोनों को मिला देंगे, अगर हम क्या करेंगे XA प्लस XB करेंगे, अगर हम XA प्लस XB करेंगे तो इन दोनों का अगर मिला देंगे तो क्या रहेगा रिजल्ट? नीचे रहेगा N1 प्लस N2 और ऊपर भी हो जाएगा N1 प्लस N2 दैट इज इक्वल्स टू 1। हेंस दिस इज प्रूव्ड। तो यह था हमारा वीडियो सॉल्यूशन स्टेट का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, जिसमें हम कवर किए अप टू द कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।